अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं निबा आसिफ और उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज एक बात हम सबको याद रखनी है कि वक्त जो है ना वो कभी भी नहीं रुकता है, मगर हम अक्सर रुक जाते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी का जो पहिया है ना वो चल रहा होता है और हम अपनी सोच, अपने अंदाज़, अपने ताल्लुकात और यहाँ तक कि अपने ख्वाब भी वहीं छोड़ देते हैं जहाँ वो कल थे। बस इसी में बिगाड़ आता है। हमें चाहिए कि हर कुछ दिन बाद थोड़ा सा बैठें, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें, अपने मामूलात को एनालाइज़ करें। ये ना हो कि हम एक ही जगह रुके हुए हों और वक्त हमसे आगे निकल चुका हो। जो काम हमें सुकून दे रहा है, जिन लोगों से बात करके दिल हल्का होता है, जो आदतें हमें स्ट्रांग बनाती हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखें। और जो चीज़ें थकाती हैं, ज़हन बोझल करती हैं या हमें कह लें कि इनर पीस से दूर लेकर चली जाती हैं, तो उन्हें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल भी देना चाहिए। हर रोज़ का एक मकसद होना चाहिए, हर हफ्ते का एक नतीजा होना चाहिए, हर महीने का एक चेक पॉइंट होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को रैंडम नहीं हमें छोड़ना चाहिए, इसको एक सिमत देनी चाहिए, इसको मतलब देना चाहिए। कामयाबी सिर्फ बड़े कामों से नहीं आती है, बल्कि छोटी छोटी अलाइनमेंट से आती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं ना, ताकि हमारा जो सफ़र है वो बड़ा स्मूथ हो। वैसे ही अपनी ज़िंदगी के गोल्स, हैबिट्स, लोगों और ख़यालात को भी वक्त के साथ साथ हमें अलाइन करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बस इतना काफ़ी होता है कि हम रुक कर ये सोच लें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हमें आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है। यही शऊर, यही अंडरस्टैंडिंग हमें हर दिन बेहतर बनाती है। तो आज से, अभी से अपने आप से एक छोटा सा वादा करें कि हर दिन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि हम बेहतर बनाने के लिए गुजारेंगे, तो ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरतर होती जाएगी। और जैसे आज नया हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, नया दिन है, और इस दिन के हवाले से कुछ मकासद आपके होने चाहिए। इस हफ़्ते के हवाले से कुछ आपके वीकली बेसिस पे कुछ गोल्स होने चाहिए, जिनके हवाले से आप मेहनत करें, जद्दोजहद करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। नाकामी ज़रूर आती है, लेकिन फिर भी उठे, उस नाकामी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, जीत की तरफ अपना कदम उठाएं। और हर दफ़ा ये सोच कर कदम उठाएं कि ये मेरा पहला कदम है और अगर मैं इसमें दोबारा से नाकाम हो जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से उठूँगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ये जो बार बार उठकर आगे बढ़ने की कोशिश होती है ना, यही असल कामयाबी है जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे ज़रूर लेकर जाती है। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चांसेस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ज़िंदगी में, कभी नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, कभी कामयाबी भी होती है, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में भी आगे बढ़ेंगे। आज कुछ हमने बात करनी है कि अपने हर दिन को कैसे हम मौसर बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। ऐसे कौन से उसूल हैं जिनको हम अपना कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, और इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है कासिम अली शाह साहब हैं, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके बारे में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और अपने दिनों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो शाह साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। शाह साहब, जिस तरह दिन की बात की है, कैसे एक दिन हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, जो दिन है बुनियादी तौर पे तो एक वक्त की तकसीम का नाम है। आपके पास साल हैं, 60-70 साल की ज़िंदगी आप गुजारते हैं, और 60-70 साल की ज़िंदगी में आपके यूनिट्स हैं कि आपके पास एक दिन की फॉर्म में एक यूनिट है, और वो दिन जो है 365 हो जाते हैं, आप उसको साल कह देते हैं। अब जिसको वक्त की अहमियत का पता है, जिसको ये वैल्यू है कि वक्त कितनी कीमती चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है, एक एक मिनट की, एक एक लम्हा की, वो तो दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहेगा। क्योंकि जितनी दुनिया में प्रोडक्टिविटी की किताबें, सब की सब किताबों में ये चीज़ ज़रूर मेंशन है कि आप अगर अपना एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यानी कम अज़ कम एक वो जो यूनिट आपको मिला है एक दिन की फॉर्म में। अच्छा, अब जो दिन है ना जी, वो एक पूरी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। ये एक जो अलामत है कि रात के बाद सूरज निकलता है और दिन आता है, तो दिन दरअसल रोशनी के साथ जो शुरू होता है, सूरज की रोशनी के साथ, ये एक अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने आपको काम करने के लिए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए
एक इनाम दे दिया, वक्त का इनाम दे दिया। अब ये वक्त जो है इसको प्रोडक्टिव करना, ये जो वर्ड है प्रोडक्टिविटी, ये भी 50-60 साल पहले से डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई दुनिया में, कुछ साल पहले आईटी टेक का दौर शुरू हो गया, एआई का दौर आ गया। अब हम वो तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके जो दुनिया में मौजूद हैं, इस वक्त गैजेट्स मौजूद हैं, बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ज़्यादा काम कर सकते हैं। या एक नया कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा है, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी वक्त हमारे पास थोड़ा है और हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें ज़्यादा हो। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पैदा ही 60-70 साल पहले हुए हैं। और हमारा आज का मौजू इसलिए भी बड़ा अहम है कि वो तमाम प्रोफेशनल्स, फिर जॉब करने वाले, फिर साथ ही साथ अपना काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में, इवन कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, अगर वो छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करता है जो आज हमने बतानी है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है और मौसर अंदाज से काम कर सकता है। नहीं तो ऐसे कौन से 5 उसूल हो सकते हैं, बुनियादी उसूल, जिनके ऊपर अगर काम कर लिया जाए या उनको अपना लिया जाए अपनी ज़िंदगी में, तो आपका हर दिन भी प्रोडक्टिविटी में गुजरेगा और ज़िंदगी भी आपकी अच्छी गुजरेगी? अच्छा देखिए, इंसान का जो माइंड है ना, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है जब उसके पास कंट्रोल होता है। अच्छा। अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी में और एक बिल्कुल क्लाउड्स की हालत में, अगर सामने कुछ नहीं दिख रहा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और ये कंट्रोल इंसान हासिल करता है जब वो प्रोएक्टिव होता है। ओके। ये जो प्रो है इसका मतलब है पहले से, एक्टिव का मतलब है तैयार, पहले से तैयार होना। अच्छा। प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि जो दिन कल शुरू होना है उसको शाम आज के दिन खत्म होने से पहले पहले प्लान कीजिए। एक दिन पहले प्लानिंग कीजिए, यानी सर पे पड़ेगा, दिन शुरू हो गया, देखते हैं क्या करना है, क्या अहम है क्या अहम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस दिन की तैयारी पहले से शुरू कर लें। सही। अब अगर पहले से शुरू करनी है तो फिर पॉइंट नंबर 2 साथ ही शुरू हो जाएगा। आज देखें, दुनिया की सबसे बड़ी आसानी है कि आपके पास गूगल कैलेंडर मौजूद है, आपके पास गूगल प्लानर मौजूद है। कोई भी प्रोफेशनल, अगर मैं मतलब अपना फ़ोन उठाऊं और मैं अपना कैलेंडर निकाल लूँ, तो कैलेंडर जो है वो बता देगा मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ। कैलेंडर जो है ना जी, वो साइन है कि मेरे पास अगले दिनों की प्लानिंग है। अच्छा। अगर अगले दिनों की प्लानिंग है तो बड़े आराम से पता लग जाता है कि जो मेरे रिमाइंडर्स हैं और मेरे कैलेंडर में मेंशन है, अब उसमें मेंशन है कि जी आज ये सुबह का टाइम है और मैंने मुनीबा के साथ बैठ के टीवी करना है। अच्छा, ठीक है जी, कल मैंने जनाब एक टीवी चैनल पे फिर सुबह का प्रोग्राम करना है, आज के दिन के मेरे स्केड्यूल्स के हैं। अगर मैं पीछे जाऊं पास्ट में, मैंने रैंडम किया, तो उसमें रिकॉर्ड आ रहा है, मैं एक अचानक डेट चेक करता हूँ, वो 23 तारीख है पिछले माह की, तो उसकी सारी लिस्ट आ रही है, ये सारे काम मैंने मुकम्मल किए थे तो टिक लग चुके हैं। अब अगर मैं आगे चला जाऊं तो जो मेरी कमिंग डेज की प्लानिंग है वो सारी की सारी आ रही है कि फलाने दिन मैंने क्या कर रहा हूं। अच्छा, आज से वो फिल हो रही है। ये अलामत है कि कोई भी बंदा काम करने में एक सीरियस है। अच्छा। जो है जी सर पे पड़ेगी देख लेंगे, वो सीरियस नहीं है, वो एक रिएक्टिव इंसान है। प्रोएक्टिव इंसान की बड़ी अलामत ये होगी, उसके पास एक प्लानिंग होगी, वो स्केड्यूल बनाएगा, टू डू लिस्ट बनाएगा, करना क्या है, अहम क्या है, क्या अहम नहीं है, ये सब चीज़ों को सोचेगा। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस प्रिंसिपल को आप स्टूडेंट लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी। हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है, इसका जो सिंक है, यानी इकट्ठा होना और प्रोडक्टिव होना 25 मिनट तक बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। उसके बाद इसे ब्रेक चाहिए होती है। तो 25 मिनट टका के काम करें, सही। 5 मिनट की ब्रेक ले लें। और इस तरह के अगर 4 एपिसोड आपने पूरे कर लिए, यानी 2 घंटे हो गए, तो फिर 30 मिनट्स की ब्रेक ले लें। अच्छा, ये करके देखें। कहा जाता है इस फॉर्मूले के बारे में कि ये आपके हफ्ते के 30 घंटे बचा लेता है। दिन में देखिए कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 30, आपके 30 घंटे बच जाते हैं अगर आप प्रोडक्टिविटी के इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं कि 25 मिनट काम करना है मैंने और फोकस होकर काम करना है, जिसमें ना मोबाइल फोन बोलेगा, ना कोई डिस्ट्रैक्टर होगा, ना सामने टीवी लगा होगा, ना मैं बातचीत कर रहा हूँ। 25 मिनट फोकस काम करना है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक में आप जो मर्जी करें, उठें, अपनी जगह बदल लें, चाहे कॉफी पी लें, नमाज पढ़ लें, वुजू कर लें, आप अखबार पढ़ लें, कोई सॉन्ग सुन लें, खिड़की खोल लें, खिड़की खोल के वापस आके बैठ जाएं। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने काम किया जी। अच्छा। इवन एक दुनिया का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था कॉल यंग। कॉल यंग की बड़ी मेहरबानी है कि उसने 16 टाइप की पर्सनालिटीज दुनिया को दे दी और बता दिया कि इतनी तरह के इंसान होते हैं। अच्छा, उसका जो घर था वो 2 मंजिला घर था स्विट्जरलैंड में, एक झील के किनारे। और जब उसने बड़ी प्रोडक्टिविटी, बड़ा खास किस्म का कोई काम करना होता था, वो सब दुनिया से कट ऑफ करता था और वहां जाके अपने आप को बंद कर लेता था। अच्छा। और अपनी सारी रिसर्च, अपना सारा काम, तदब्बुर, तफक्कुर करके फिर दुनिया के सामने मोती लेकर आता था जो उसके गौर खोज से निकले होते थे। यानी आज भी ये मुमकिन है
कि आप जरा किसी जगह से कट ऑफ कर लें। आप वो जो होता है ना जी, आप एक थोड़ी देर के लिए किसी चले जाते हैं, कानून में चले जाते हैं, हाँ। तो आप थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे चले जाएं, अच्छा। कट ऑफ करके प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा लीजिए। अच्छा। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना जी, वो है लर्न टू से नो। हमें जिंदगी में बड़ी चीजों को ना कहना होता है, और बाज़ वक़्त अपने आप को ना कहना होता है। चीजों को तो कहना ही चाहिए। एक रील देखिए, आपको अपने आप को नो कहना है तो रुकेंगे नहीं, तो नेक्स्ट रील रेडी है। बड़े लोग कॉलें कर रहे हैं, बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं, बड़ी दुनिया आपका वक्त जाया कर रही है, आपको देखना है मुझे करना क्या है। तो जब आप ये फिफ्थ यानी लर्न टू से नो, ना कहना सीखते हैं, तो फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर काम कर ली जाए। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पर सारे कहते हैं जी हम तो मसरूफ़ ही बहुत हैं, हमारा दिन तो यूं गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, काम होता है, फिर घर जाते हैं, खाना पीना खाया, थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया और दिन ख़त्म हो गया। तो अगला दिन हमने कैसे शुरू करना है ये तो अगला दिन ही बताएगा ना, कि गो विद द फ्लो जाना है हमने या क्या होना है। तो उसको कैसे मैनेज करें, वो वक्त हमारे से मैनेज नहीं हो पाता। मुनीबा, कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं अच्छा। बाय डिफॉल्ट, जैसे कहते हैं कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट है, या कोई डिवाइस बाय डिफॉल्ट, गाड़ी में बाय डिफॉल्ट। कुछ लोगों के मिजाज में प्लानिंग, प्रोएक्टिवनेस, स्ट्रेटजी बनाना होता है। अच्छा। कुछ लोग फितरतन गो विद फ्लो वाले होते हैं। ओके। ये जो फितरतन गो विद फ्लो वाले हैं, इनको प्रोएक्टिवनेस सीखनी चाहिए। यानी हमें अपने मिजाज के खिलाफ जाके वो सीखना चाहिए जो हम में नहीं है। अगर हमें गो विद फ्लो है, गो विद फ्लो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर दफा गो विद फ्लो नहीं चल सकता। आपको गो विद फ्लो के साथ चलने वाले तमाम के तमाम लोग आखिरकार स्ट्रेस में मिलेंगे। वजह क्या है? स्ट्रेस से बचते रहते हैं, और जब स्ट्रेस से बचते हैं तो वो स्ट्रेस कहीं इकट्ठी हो रही होती है, वो काम कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे होते हैं, और जब अचानक सर पे पड़ते हैं तो फिर पता लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। तो बेहतर है कि वक्त पे चीजों को देखें। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक ये भी एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल बन जाता है कि आप प्रोडक्टिव लोगों को जरा देखें। अच्छा। उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। आपको तमाम प्रोडक्टिव लोगों में एक बहुत बड़ी खूबी जो मिलेगी, ये सब के सब लोग डेलीगेट करते हैं। अपने बड़े काम जो खुद करने वाले नहीं, वो दूसरों को कह देते हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यानी कहते हैं पहिया इन्वेंट हो गया, दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, उसी बने बनाए पहिए को इस्तेमाल करें, मॉडिफाई करने की जरूरत, उसी को आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप अगर प्रोडक्टिव लोगों को देखेंगे, उनके को जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे, उनका कोई पर्सनल सेक्रेटरी होगा, उनका कोई असिस्टेंट होगा, उनका कोई पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होगा, और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, मुआवन लोग, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जो हम टारगेट सेट करते हैं, हमारा ये टारगेट तो होता है, हमारा गोल तो होता है ज़िंदगी में कि हमने कामयाब होना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या हमारा दिन में एक टारगेट होना चाहिए, वीकली गोल होना चाहिए, मंथली गोल होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, एक है लॉन्ग टर्म गोल, हाँ जी, और लॉन्ग टर्म गोल के करीब या उससे बड़ी चीज अगर कोई होती है, वो होता है लाइफ का पर्पस, मकसद हयात। अब जो लॉन्ग टर्म गोल है, उस लॉन्ग टर्म गोल के मीडियम गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो बाज़ औक़ात महीने के भी हो सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं फिर उनके लिए आप छोटे छोटे स्टेप रखते हैं, और उसमें कम से कम जो स्टेप है वो 1 डे का है कि आप आज के दिन में क्या कर रहे हैं। मैं और आसान कर देता हूँ समझाने वालों और सुनने वालों और समझने वालों को, कि आप आज के दिन ज़रूर सोचिए कि वो जो आपका एक बिगर गोल है, शायद वो 10 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, या एक लाइफ का आपका मकसद है, उसके लिए आज के दिन आपने क्या किया। ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, दरवेशी और फ़कीरी की शक्ल में, नेक लोगों की शक्ल में। हमारे पीरो मुर्शिद थे वासिफ अली वासिफ साहब, तो 78-79 की बात है। उस ज़माने में वो तालीमी इदारा चलाते थे, तो आपको ख़ास परवाह नहीं होती थी फी आई या नहीं आई। तो एक दिन बड़ी ख़ास कैफियत में बैठे हुए, तो अकाउंटेंट ने आके कहा कि वासिफ अली वासिफ साहब, वो फीसें नहीं आ रही, और बच्चे जो हैं वो बड़ी लापरवाही से आते हैं, फ़ी जमा नहीं करवाते। आप किसी मूड में थे, आपने सर उठाया और कहा कि देखो, तुम्हें लग रहा है मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अच्छा। मैं जनाजा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जनाजा भी एक बंदा प्रो के, आप किसी के साथ आपका सलूक अच्छा है, किसी के साथ आपका रवैया अच्छा है, यानी एक लॉन्ग टर्म में जाके आप शायद अपना जनाजा तो कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर आपने खैर की है, अगर आपने नेकी की है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में अच्छे बंदे प्रो रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप कारोबारी बिल्कुल 180 पे जाके, मैं एक प्रोडक्टिव दुनियादारी की बात करूं, आपका कोई बिजनेस का बहुत बड़ा विजन है, आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जरूर देखिए कि उसके लिए आज आपने कदम क्या उठाया, आज आपने ऐसा क्या किया है, उस बिग स्टोरी, एक बड़ी पिक्चर के एक बड़े कैनवस में कौन सा रंग आज भरा है, कौन सा पिक्सल था जो आज आपने फिट किया, कौन सी ऐसी चीज थी जो आज आपने किया, और वो फिर बिग पिक्चर का एक हिस्सा बन जाएगी। तो अगर आप सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं,
तो आज के लिए जीना कह लीजिए टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एक और टर्म है, लेकिन आप गो विथ फ्लो की जी देखी जाएगी, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छा। आपको प्रोडक्टिव होके प्लानिंग के साथ अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर आपको आज से ही उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच सके, वरना फिर गो विद द फ्लो वाला ही हाल होगा। तो हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब ये हमारा हेल्थ सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे कुछ सेहत के मुताल्लिक, और आज न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से बात करनी है, ख़ासतौर पर न्यू बॉर्न से लेके 18 मंथ्स टोडलर्स के लिए, कि जब वो खाने पीना उनका स्टार्ट कर देते हैं, ग़िज़ा उनकी स्टार्ट कर दी जाती है, तो किस तरह की ग़िज़ा हमें उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें समझें कि फाउंडेशन पीरियड है बच्चों का, कि उसमें आप जो भी उन्हें खिलाएंगे वो उनके लिए अच्छा साबित होगा और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो इस पर बात करने के लिए अलीना आमिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अलीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र। अलीना, बच्चे ख़ास तौर पे कहते हैं कि बच्चे की अच्छी ज़हनी और जिस्मानी तरक्की के लिए या उनकी फाउंडेशन अच्छी बुनियाद बनाने के लिए जो पहले 1000 दिन है ना, वो उनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो उसमें हमें क्या देना चाहिए जब बच्चे खाना शुरू कर देते हैं? पहले 6 से 8 महीने तो बच्चे सिर्फ पता है आपको दूध पे ही रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, मिल्क पे रहते हैं। उसके बाद जब वो खाना शुरू कर देते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें उनको देनी चाहिए? अच्छा, जो आपके लिए कि जो 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट लाइक 1 से लेकर आप 18 मंथ्स तक की कैलकुलेशन अगर कर लें हम, तो उस स्पैन के अंदर मोस्टली बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं या फार्मूला मिल्क मदर्स दे रही होती हैं। बट आफ्टरवर्ड्स जब आप डाइट की तरफ प्रोसीड करते हैं तो मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चों का हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रहे, लाइक एटलीस्ट 2 कप्स ऑफ जो है वो वाटर का इंटेक उनका होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें उनकी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से, तो मील्स के अंदर भी आप कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की स्मूदीज़ उनको दे सकते हैं। इसमें भी आपने इंश्योर करना है कि पूरे डे के अंदर जो है वो फ्रूट का एटलीस्ट 1 कप, जिसको आप हाफ करके ही बेशक स्मूदीज़ की फॉर्म में उनको दें, ताकि उनकी वो सर्विंग एटलीस्ट पूरी हो। वेजिस के साथ भी सेम है, रॉ नहीं वो खा सकते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो बॉयल फॉर्म में या स्मूदीज़ की फॉर्म में आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक 1 से 18 मंथ्स के बाद, नॉट आफ्टर कि आप 12 मंथ्स के बाद तो आप इनिशियली नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन 18 मंथ्स तक जो है वो बच्चे सॉलिड फूड को इंट्रोडक्शन उनका होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें इंश्योर करना है, क्योंकि एट दैट पॉइंट 1000 से 1400 कैलोरीज बच्चे की कंजम्पशन होनी चाहिए उस टाइम पे। अच्छा। ये उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील करते हैं, अगर मदर्स मोस्टली आजकल की कॉमन प्रैक्टिस है कि वो उनको जूसेस की तरफ लगाती हैं, एंड ये पेरेंट्स आजकल इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते कि जो बेवरेजेस हैं या जो फोर्टिफाइड जूसेस आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें इतनी एडेड शुगर होती है। अच्छा। जो कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करती है। वेट इश्यूज आते हैं और आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की स्टेट आना स्टार्ट हो गई। लेकिन अब जैसे आगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी, तो उसमें बच्चे को क्या दें? खाली पानी भी नहीं बच्चे पी रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दूध का इंटेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन के लिए उनको क्या दिया जा सकता है? हाइड्रेशन में आप उनको फ्रूट जूसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि फ्रूट जूसेस भी कंप्लीट ना हो फ्रूट जूसेस, क्योंकि उसमें भी अगेन जो हमारा नेचुरल फ्रूट है उसमें भी शुगर एडेड होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को क्रेविंग है तो हाफ कप आप उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर का कंटेंट ऐड कर दें ताकि उसका जो शुगर का लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बेवरेजेस की तरफ लगा रहे हैं या बाहर के जूसेस जो आजकल मैंगो ऑरेंज वगैरह के फ्लेवर्स में जूसेस मिल रहे होते हैं, उससे तो बहुत बेहतर है कि आपने फ्रूट जूसेस जो घर में आप बना सकते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्रूट की कंजम्पशन करें रादर देन कि आप अब जैसे बहुत सारी वेजेस भी हैं, जैसे कुकम्बर है, बच्चे बहुत छोटे भी बहुत शौक से खाते हैं उसको क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो हाइड्रेशन का मतलब यही है कि आपने ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है कि जिसमें वाटर कंटेंट आपको अच्छा मिले। जैसे वेदर है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन आवा उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। कुकम्बर है, कुकम्बर में भी वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे फूड्स का आहिस्ता आहिस्ता उनको इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं।
सर्दियाँ आती हैं उसमें ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस का थोड़ा थोड़ा आप उनको इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करवा दें, उसमें भी आपके पास विटामिन सी भी मिल जाता है जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने वो आपकी एक बेसिकली एज है कि जिसमें आपने नेचुरल फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है टू द न्यूबॉर्न्स 18 मंथ्स के बाद। तो वो आपकी जितनी अच्छी उसको नेचुरल फूड्स की तरफ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस होगी, उतने ही उसके अच्छे टेस्ट बर्ड्स इन द लेटर ऑन लाइफ हेल्दियर चॉइसेस की तरफ वो ऑप्ट करते हैं। अच्छा, बच्चे की इस एज में 18 मंथ्स तक बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ हो रही होती है, तो उसके लिए कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या कौन से फूड ग्रुप्स अच्छे हैं? अच्छा, जो ब्रेन एंड डेवलपमेंट है उसमें मेजर आपके पास जो फंक्शन है दैट इज़ द जिंक। ओके, जिंक सोर्सेज आपने देने हैं जो कि उसकी ग्रोथ और सेलुलर डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपके पास मेजरली एनिमल सोर्सेज आते हैं। अच्छा, एनिमल सोर्सेज में आपके पास चिकन है, एग्स हैं, इसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके अलावा फ़िश विदाउट बोन्स, या आपने उसको, क्योंकि फ़िश ऑब्वियसली कैन च्यू, वो च्यू कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। तो फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक। अपार्ट फ्रॉम दिस वो विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये वाले फूड ग्रुप्स आप उन्हें स्टार्टिंग बेसिस में स्टार्ट करें। चिकन को तो हम स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं, या इवन जो चिकपीस होते हैं, यस, स्मूदीज में भी ऐड होती हैं। अच्छा, या फिर आप मील्स की फॉर्म में भी आप उन्हें दे सकते हैं, जैसे चिकपीस और चिकन की आप स्मूदी क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्यूरी की फॉर्म में आप कह सकते हैं। प्यूरी फॉर्म में जो है वो उसकी कंजम्पशन हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें जिंक के, इसके अलावा भी अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। लाइक हमारे पास लेंटिल्स में भी इसकी आती है। अच्छा। आप लेंटिल्स के अंदर भी चिकन के एडिशन कर सकते हैं। बेसिकली तो आपने कोशिश करनी है कि जितना उसको एनिमल सोर्सेज की तरफ आप मूव कर सकें। बीफ का इंट्रोडक्शन नहीं करवाते इसमें, क्योंकि बीफ जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है बच्चे के लिए, हाँ, डाइजेशन के लिए, हाँ, डाइजेशन के लिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है दैट इज़ कि आपने कोशिश करनी है कि आप आयरन और कैल्शियम के सोर्सेज कंबाइन ना दें। जैसे कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं कि अंडे के साथ दूध, हाँ, तो आयरन और कैल्शियम दोनों एब्जॉर्ब नहीं होते। अच्छा, ठीक वो है, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनफैक्ट वो आपकी स्टमक की इंटेस्टाइन लाइनिंग को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो न्यूबॉर्न के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ जो है वो इंसीडियस होती है। सो मेक इट श्योर कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैल्शियम और आयरन का हो, आप आयरन और विटामिन सी को कंबाइन करें। ओके, जैसे कि टोमेटो है और ऑरेंजेस हैं, उनका कॉम्बिनेशन चल सकता है। उसके अलावा ऑरेंजेस के साथ अगर आप ये कहें कि मैं दूध का भी इस्तेमाल कर लूँ साथ, तो फिर तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है जिसको आपने देखना है कि आयरन और कैल्शियम साथ ना जाए। इंस्टेड आप उसको कर सकते हैं आयरन और विटामिन सी के अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। अच्छा, इस सारे मामले में क्या बच्चों को हम लोग जो बाहर की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह भी बच्चे खा रहे होते हैं, फिर बिस्किट्स वगैरह भी खा रहे होते हैं, सिरिलैक भी खा रहे होते हैं, क्या ये देने चाहिए बच्चों को इस एज में? छोटी एजेस में जब आप इस तरह के अनहेल्दी फूड्स के इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ट्रांस फैट्स होने का मतलब ये है कि आप उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट का बिल्डअप ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। जब जैसे वो फैट की, शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वेट इश्यूज आते हैं, और वेट इश्यूज आपको फिर अनहेल्दियर स्टेट में लेके जाते हैं, जिसको आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी हैं। अब 15 एज ग्रुप्स तक पेशेंट्स आ रहे हैं। हाँ, तो ये आपके छोटे होते की जो कंजम्पशन है ना, वही आपको इस पॉइंट पर लेके जा रही होती है। ऑब्वियसली आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, आपके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, फिर आप उसी तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो एज है न्यूबॉर्न से 18 मंथ्स या अबव, वो ये इसमें आपकी फाउंडेशन भी हो रही होती है, बुनियाद रखी जा रही होती है। तो इसमें बच्चों का खाना पीना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर हम अलीना आमिर से बात कर रहे थे। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ अंदरून शहर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि तारीख़ी अहमियत की हामिल वॉल्ड सिटी को असल हालत में बहाल करने का मिशन जो है वो ठाना गया है, और इसके रूह रवा हैं इस प्लान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब। उन्होंने ये प्लान बनाया है कि जो हमारी वॉल्ड सिटी है, तारीख़ी इमारात हैं, अंदरून शहर है, उसको दोबारा से उसकी जो खूबसूरती है उसको बहाल किया जाएगा। और उस हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो बाज़ार हैं और बाकी
जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। अंदरून लाहौर के 50% से ज़ायद रकबे पर कमर्शियल मार्केट्स बन चुकी हैं और अब इन मार्केट्स को, इन कारोबार को वहाँ से हटाना भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। किस तरह ये जो प्लान है ये पाए तकमील तक पहुँचेगा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इमरान अकबर, चीफ रिपोर्टर हैं लाहौर न्यूज़ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, लाहौर शहर की तारीखी अहमियत को बहाल करने के हवाले से ये प्लान बनाया गया है। रूह रवा है नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, तो पाए तकमील तक पहुँचेगा ये प्लान? जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि ये प्लान गवर्नमेंट का है, हाँ जी, और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग दहाइयों से, उनकी तीसरी नस्ल चल रही है, किसी की दूसरी चल रही है, किसी की तीसरी नस्ल चल रही है, और इसमें वो इस वक्त गुस्से में है, जो बहुत बैठे हुए गुस्से हैं। में। हाँ जी, तो चूँकि ये गवर्नमेंट का प्लान है और पैटर्न चीफ हैं इस वक्त हेरिटेज के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, और उनके नीचे जो है वो इस वक्त डीजी वर्ल्ड सिटी जो हैं कामरान नशारी, और तमाम चीज़ों की मामला जो हैं वो कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि जो उनका पैटर्न, जो उनका होमवर्क है वो हमारे पास है। अच्छा, आगे क्या होगा ये कबल अज़ वक़्त कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो उन्होंने हर दुकान के बाहर लिखकर लगा दिया है कि नामंजूर। ठीक है, हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है, हर दुकान के कौन से बाहर। बाजार इसमें आ रहे हैं सारे? ये बताने लगे आपको 13 दरवाजे हैं। अच्छा। कभी आप अंदरून शहर गए हुए हो जी, तो वैसे तो अगर होमवर्क देखा जाए, तो इनका नक्शा देखा जाए, इनकी जो ड्रोन फुटेज है वो देखी जाए, तो उसमें तो बहुत खूबसूरत जो है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके जो कदीमी लाहौर है ये बाकायदा तौर पर एक विरसा है, और इसको महफूज करना है, ये इनका मकसद है कि इसको किसी तरीके से महफूज कर दें। आज कुछ 100 साल से पुरानी बातें हो गई हैं ये, तो अगर अब ना हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो अब जो विरसा है उसको किस तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके लिए जो प्लान है वो यही है कि जो 13 दरवाज़े हैं, जिसमें अगर रोशनाई गेट शाही किला के जो बिल्कुल पास है, अल्लामा इकबाल मज़ार के साथ जो गेट है उसको रोशनाई गेट कहते हैं, वहाँ से ये शुरू होता है कहानी। और ये तमाम जो कहानी है वो इस रेडियस में सर्कुलर रोड, इसको सर्कुलर किया गया है कि गोल दायरे में ये सर्कुलर है, और ये रोड है इसके साथ, और ये 13 दरवाजे इस रोड के साथ साथ चलते हैं, जिसमें जो कश्मीरी गेट है, भाटी गेट है, मोची गेट है, दिल्ली दरवाज़ा है, और इसके साथ साथ तमाम जो भी दरवाज़े हैं वो साथ साथ हर कोई दरवाज़ा जो है 1 किलोमीटर बाद, आधे किलोमीटर बाद आ जाता है। तो इन दरवाज़ों के बाद बाहर जो है वो पुराने नक्शे के मुताबिक एक एक बाग है। अच्छा, हर दरवाजे के बाहर जो एक एक बाग है, और वो बाग जो है वो अब बाग नहीं रहे, वहाँ पर जो है वो कमर्शियल तामीरात हो चुकी हुई हैं दहाइयों से। अब ये नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। कई लोग वहाँ पे जो हैं वो किराए पे रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, कई लोग किराए पे रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे। अच्छा, कई लोग जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप पे रह रहे हैं। ओके, स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हर ज़िंदगी के हर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ना चीज़ वहाँ पे मौजूद है। स्पाइस बाज़ार है दिल्ली दरवाजे में, इसी तरह मोची गेट आपके सामने है, इसी तरह भाटी गेट आपके सामने है, अकबरी मंडी है जो पूरे पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, और शालमी जो है वो है आपके सामने। तो इसी तरह ये जितने भी बाज़ार हैं, मस्ती गेट है, मोरी गेट है, तो ये तमाम जो दरवाजे हैं इनको असल हालत में वापस लेकर आना है। अच्छा, अब असल हालत में जब वापस लाने जाते हैं तो वहाँ पे सरकारी जो निशानदेही हुई है इब्तदाई होमवर्क में, वो 2200 से 2300 दुकानें हैं और 200 घर हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ताजर बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक 10 से 12,000 दुकानें हैं। अच्छा, अब सरकारी जो होमवर्क है उसमें तो वो दुकान का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक एक दुकान में से नस्ल दर नस्ल चल रहा है ना, तो 8 दुकानें निकल आई हुई हैं। अच्छा, तो ये तमाम जितने भी देखा गया, मौजा जात को देखा गया कि ये ज़मीन किसकी थी, कैसे आई, आबादकारी कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों का होमवर्क जो है सरकार की तरफ से कंप्लीट है। अब आपको याद होगा आज से कोई 10-12 रोज़ कबल जो पैटर्न चीफ हैं हेरिटेज के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब की मौजूदगी में एक सेक्रेटेरिएट में मीटिंग की, और वो ये मीटिंग का हिस्सा है।
अब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी मैं 12 रोज़ बाद बिरूने मुल्क जा रहा हूँ और उसके बाद दौरे जब से दुआ वापस आऊंगा तो इसकी फिर अपडेट ये दूंगा। यहीं से स्टार्ट होगा काम और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। सही। अब यहाँ पे एक जो दरवाजे हैं इसके बाहर आपको जब जाएं तो आपको नज़र आएगा पुराने वक्त में फसील बनाई गई थी। फसील मतलब एक दीवार होती है, वो तहफ़्फ़ुज़ाती दीवार होती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है तमाम अंदरून शहर का। ठीक है। तो अब वो फसील नहीं मौजूद और अब वो दोबारा बनाई जाएगी। यस, वो 20 फुट ऊंची बनाई जानी है, 5 किलोमीटर लंबा रेडियस है उसका। अच्छा। तो जहाँ जहाँ वो दरवाजे होंगे उसके साथ साथ ये फसील बनाई जाएगी ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि एक पैरामीटर लग जाए कि इससे आगे जो है वो अंदरून शहर है, यहाँ पे कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं होगी, कमर्शियल एक्टिविटी जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो बाज़ार के अंदर है, अंदरून शहर के अंदर है, अंदर के लोग उससे बाहर जो पेरिफेरी है उसकी मैं आपको ये भी बताऊं कि अंदर 10 से 12 यूनियन काउंसिल्स हैं जो बहुत अहमियत की हामिल हैं और अंदर एक पूरा सिस्टम है जी बिल्कुल। अंदर एक अलग से एक शहर बसता है, दुनिया है, दुनिया जी दुनिया है और तंग गलियाँ हैं, हर चीज़ है अंदर। तो वो एक ना सहर बिदारी करते हैं, आपके जितने भी बिरूने मुल्क से मुल्की गैर मुल्की जो सियाह आते हैं वो उनको अंदर लाजमी लेकर जाया जाता है और बहुत ही तारीख़ है अंदर। अच्छा, अब ये एक अगर आप शुरू आज से करें ना तारीख़ को पढ़ना तो आपको कम से कम इतने आपके चक्कर लगेंगे कि आपको फिर पता लगेगा कि ये अंदरून शहर है क्या। एक दिन में यहाँ पे गए वहाँ पे गए वहाँ पे गए इससे पता नहीं चलता। फिर आप उसमें खोते हैं, एक दफ़ा आपको ऊपर शहर तारी होता है, फिर आप लोगों से बातें करते हैं, फिर आप उसके आपका दिल करता है कि मैं इसके ऊपर कुछ लिखूँ, इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाऊँ, कोई व्लॉग करूँ, कुछ करूँ। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अंदर हैं जिनको अब तहफ़्फ़ुज़ देना है, अब जाकर जो है तहफ़्फ़ुज़ देना है अब। अच्छा। अब जो लोग जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से क्या लगे। ठीक। अब वहाँ पे हमारी दुकानदारों से बात हुई, मकीनों से बात हुई, वो कहते हैं जी ये तो ज़्यादती है, बेशक ये अपना काम करके बैठ गए हैं, मगर हाँ। ये हमारी लाशों के ऊपर से गुजरेंगे, ये हमारे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माइक पे कहा है। तो अभी सूरत हाल तो ये है, ज़ाहिर बात है उनका एक रोज़गार चल रहा है, अब एक थ्रिल जो है वो फैल चुका है। एक वहाँ पर ना हर बंदा परेशान बैठा हुआ है, दुकानदार ने लिखा तो हुआ है कि नामंजूर नामंजूर नामंजूर, मगर वो अंदर से भी भरा हुआ है। और वहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि आज सरकार क्या करने जा रही है। अच्छा। इतना ज़्यादा वो लेकिन क्या सरकार उन्हें कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रही है? अभी इसी सिलसिले में जो है वो 3-4 बड़ों से जो इस इजलास में बैठे हुए उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ मुज़ाकरत करेंगे और इनको दूसरी जगह भी देंगे। अच्छा। इवन कि इनका जो चलता चलाया कारोबार है उसके भी एवज जो है वो पैसे अदा किए जाएंगे। अच्छा। ये कबल अज़ वक्त बातें हो रही हैं। अच्छा। जो कि अभी बताई जाएंगी दूसरे इजलास में। अब वो कहते हैं चाहे जो मर्जी हो, हमने पैसे भी नहीं लेने और ना ही हमें जगह देनी है। अच्छा। हमने जगह किसी सूरत खाली नहीं करनी। अब सरकार के आगे मैं समझता हूँ कोई नहीं बोल सकता। Obviously. अगर सरकार चाहे तो सब कुछ करवा सकती है। तो एक और स्टोरी है इमरान साहब जो हमने डिस्कस करनी है, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो उनका रोटी की कीमत कंट्रोल रखने का ऐलान सामने आया है। किसान को रिलीफ देंगे मगर रोटी की कीमत में इजाफा नहीं होने देंगे। एक तरफ कीमत जो है इमदादी कीमत उसका तयन नहीं किया जा रहा है और दूसरा कहा जा रहा है कि हम रोटी की कीमत भी नहीं बढ़ने देंगे। देखिए मेरी बात सच तो ये है कि IMF ने बाकायदा तौर पर शर्त रखी हुई कि अगर आप रिलीफ देंगे तो आप तो खुद मकरूज़ हैं। अच्छा। आप तो खुद कर्जा लेते हैं, आप कैसे रिलीफ दे सकते हैं? ठीक है जी, यानी कि आप आटे की कीमत जो है वो इमदादी कीमत का शेड्यूल जारी नहीं कर सकते। अच्छा। तो IMF ने इस बात का वाज़िया जिक्र रखा हुआ है कि आपने कोई इमदादी कीमत नहीं, इसको मार्केट में ओपन रहने दें। अच्छा। गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो किसी काम में। यानी कि मार्केट में जब गंदम ओपन होगी तो आपके सामने पिछला साल कैसा गुजरा, आटे का रेट यानी कि कहाँ पे आपकी 2820 किलो आटे की जो है वो थैला था और कहाँ पे आपका इस वक्त 1500 से 1600 के दरमियान है। इसका मतलब है हाफ कीमत कम हो गई। इसका मतलब है आम सारिफ को देखें फ़र्क पड़ता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। अगर उसको ये फ़र्क पड़ रहा है कि उसके पैसे बच रहे हैं तो ये एक अच्छा है। देखें एक दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ये चाहती हैं कि रोटी की कीमत किसी तरीके से बढ़ ना सके, इसको कंट्रोल में रखें। अगर 14 रुपये की है तो 14 रुपये की ही बेचें, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बेचारे किसान जो हैं वो अब इस बात पर बाद में आ रहा हूँ मैं। देखिए किसान जो हैं वो 2-2.5 लाख हैं, ठीक है जी। अब आपकी जो आबादी है वो 15 करोड़ 13-14-15 करोड़ आबादी है पंजाब की। अब किसानों को अगर देखा जाए तो उन्होंने उनके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान किया है पिछले हफ्ते
कि किसानों को मुराद किस तरीके से दी जाएगी। और आपको पता है आम किसान को, छोटे किसान को अगर ये मुराद मिल जाए कि उसकी 200-500 मन गंदम के बदले उनको जो है 4 माह के लिए कर्ज फराहम कर दिया जाए और अच्छा कर्ज 70% उस गंदम के मुताबिक कर्ज फराहम किया जाएगा, तो अब ये सारी सूरत हाल है कि इमदादी कीमत अनाउंस नहीं होनी किसी तरीके से। सलमा भट्ट साहिब है मुआवने खसूसिया वज़ीर आला पंजाब की, और ये तमाम तर चीज़ों को हेड कर रही हैं। उन्होंने हफ्ते वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है कि ये चीज़ इसी तरह चलेगी, इमदादी कीमत हम अनाउंस कोई नहीं करेंगे। जो मिलर्स हैं वो गंदम को ख़रीदें, बल्कि ख़रीद कर अपने पास जो उनके पास साइलोज हैं वहाँ पे रखकर, जहाँ पे वो 100 मन ख़रीदते थे अब वो 200 मन ख़रीदें, जहाँ पे कोई 100 मेट्रिक टन ख़रीदता था वो 200 मेट्रिक टन ख़रीदे, ताकि ये गंदम जो है एक तो महफूज रहेगी, दूसरा इसको बेचने में भी आसानी होगी किसानों को। किसानों की जो जगह हैं उनके पास जगह नहीं होती वो इन्हीं के पास रखवाते हैं, मिलर्स के पास। वो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जो गंदम है वो हमारे पास जो आएगी वो उसको भी हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे अच्छे तरीके से। एक तो इनकी गंदम सेव रहेगी, दूसरा ये है कि ये जो इमदादी कीमत का इतना ज़्यादा वो कह रही हैं शोर डला हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसानों को भी आज मिले हैं, उसी दिन हफ्ते वाले दिन बात की है, तो वो कह रही हैं कि हम दोबारा इनको कप ऑफ टी पे बुलाएंगे ताकि इनके जो मसाइल हैं एक गुड जेस्चर के तौर पे सुने जाएं। इमदादी कीमत का तयन नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ से उनको रिलीफ जरूर पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए की जा रही हैं कि रोटी की कीमत पे। अब देखिए उस दिन एक नोटिफिकेशन निकलता है कि कराची में रोटी जो है 10 रुपए की कर दी गई है, कराची में 4 रुपए और सस्ती कर दी गई है। तो इस वजह से अब ना अब सुबह में भी ये यहाँ पे भी तो आगे ना, वहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं, मगर पंजाब इस पर केपीके को भी तो चला रहा है ना, गंदम इधर से भी जाती है, तो वहाँ पर भी जो है वो आटे को देख रहा है और आटा काफी सस्ता है इस वक्त। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो साथ साथ चल रही हैं कि मतलब एक तरफ अगर इमदादी कीमत नहीं उसका तयन किया जा रहा तो दूसरी तरफ किसानों को दूसरी तरफ से रिलीफ भी पहुँचाया जा रहा है कीमत पंजाब हुकूमत की तरफ से। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ ख़वातीन की क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। ख़वातीन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो पता नहीं क्वालिफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो उनसे वाबस्ता हो चुकी हैं। दूसरा ये कि ख़वातीन की नेशनल डेफ क्रिकेट टीम भी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है, वहाँ पर मौजूद है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो डेफ टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद की जा रही है। इसके हवाले से हमने बात करनी है और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो कि उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोच हैं जो कि उन्हें कोचिंग देते हैं। नदीम ज़फ़र साहब हैं, कौमी डेफ क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनको भी कोच कर चुके हैं, तो उनसे आपकी बात कराते हैं। नदीम साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। नदीम साहब, ये जो क्रिकेट टीम है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम क्वालिफाई कर लिया है माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगी। प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही थी? प्रॉब्लम शुरू हुई है जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, हम पहले राउंड से आगे नहीं जा सके। उसमें था कि बैटिंग क्लैप्स कर गई, फील्डिंग सेशन बहुत वो वाला सेगमेंट बहुत बुरा हुआ, बॉलिंग में अच्छा जा रहे थे। उसमें जो क्वालिफाई ना करे उस सेकंड राउंड में उसे फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है अगले वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा। तो बड़े खदशात से शायद ये क्वालिफाई भी ना कर सके, तो हाँ, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। माशाल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 6 टीम्स टोटल थी यहाँ पे, 5 टीमों से कम्पीट करना था और 5 के 5 मैच जीते उन्होंने माशाल्लाह जी। उसमें आप अगर एनालिसिस करें तो टॉप 4 परफॉर्मर पाकिस्तान के रहे हैं। बैटिंग में टॉप 4 पे पाकिस्तान है, बॉलिंग में टॉप 4 पे पाकिस्तान है। सिद्रा अमीन ने बैटिंग में टॉप किया और फातिमा सना जो कैप्टन उन्होंने बॉलिंग में टॉप किया। फील्डिंग में भी हमारी सिद्रा नवाज है, टॉप विकेट कीपर रही हैं। ठीक है, मतलब हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स आ जाते हैं। एक चीज़ नज़र आई कि एक टीम नज़र आई है कि टीम लड़ती नज़र आई, जो पहले ये चीज़ मिसिंग थी। मैं उसमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा हेड कोच मोहम्मद वसीम को, उनके साथ अब्दुर्रहमान है, उन्होंने लगा ऐसा माहौल बना दिया कि एक टीम यूनिट नज़र आ रहा है जो कि
किसी भी अच्छी टीम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, आप इन्हें भी हेड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्हें भी हेड कर रहे हैं आप? जी एक्चुअली मैं कोच हूँ पाकिस्तान डेफ क्रिकेट जी। टीम का। ब्लाइंड वुमेन टीम गई है ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, तो वो माशाल्लाह एक पहला टूर है और माशाल्लाह उन्होंने कल मैच भी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया से पहला, अच्छा, वाह जी वाह, क्या और बात है। होपफुली आज उनका मैच होना है दूसरा, उसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक। तो हमारी जो डेफ टीम है उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, उनके कौन कौन से आगे मैचेस आ रहे हैं, वो किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी डेफ क्रिकेट टीम है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता जी T20। जी, काफ़ी पाकिस्तान की टफ सिचुएशन रही है, कोई ट्रॉफी नहीं आ रही, तो डेफ टीम ने पाकिस्तान को हमको एक तोहफा दिया वर्ल्ड कप की सूरत में। तो इतना हाईलाइट नहीं हुआ लेकिन जो होना चाहिए था। तो इसमें मैं मज़ीद बताता चलूँ, जो हमारी डेफ टीम है उन्होंने 4 दफ़ा एशियन टाइटल भी जीता हुआ है, अच्छा, अनबीटेबल रहे हैं एशिया वाह में। जी वाह, और आज तक 2005 से मैं इनके साथ अटैच हूँ, 2005 से लेके अब तक हम टोटल 3 मैच हारे होंगे ओवरऑल पूरे दुनिया की टीम से। अच्छा, उनका जो ग्राफ है 100% है विक्ट्री का। क्या बात तो इसमें मज़ीद जो हमारे कैप्टन है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, सबसे हाई स्कोर उन्होंने किया 236 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया, और ये पिंडी स्टेडियम में हुआ था। और ये जो क्रिकेट है ये नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही है, वही लॉज हैं, वही बाउंड्रीज हैं, वही अच्छा। बॉल है और उसी तरह की, सिर्फ इनको सुनाई नहीं देता, बाकी सब सेम चीज़ें हैं। ओके, तो किस तरह इनकी प्रैक्टिस फिर किस तरह होती है, किस तरह ये सारी चीज़ें कर लेते हैं? सेम जिस तरह नॉर्मल प्लेयर्स करते हैं। आप अगर आप क्रिकेट देखें, अगर अच्छा। दूर प्लेयर खड़ा उसे कैप्टन कैसे बताएगा? इशारे से इशारे। बताएगा, तो ये इशारों की क्रिकेट ही है। ओह, तो क्रिकेट में वैसे भी 75% इशारे जी चलते जी हैं, जी जी, और ये तो हाँ, है ही वो इशारों की आपका क्रिकेट। आईज के इशारे होते हैं, आपका आई कांटेक्ट होता है, आपके जी, हाथों बिल्कुल। की मूवमेंट होती है, वही चीज़ें ग्राउंड में चल रही होती वही हैं। चल रही होती है, वही इनके साथ है। तो ये एक नॉर्मल क्रिकेटर तो इनमें नहीं खेलता, लेकिन एक डेफ क्रिकेट नॉर्मल क्रिकेट टीम अच्छा, में उसमें भी खेल खेल सकता है। सकता है, क्या या, बात है। ये आज तो काबिल है तो क्या हमारे यहाँ पे ख़ासतौर पर लोग कहते हैं कि हम अगर जाते भी हैं तो हमारे लिए फंड्स नहीं होते हैं, बहुत सी और भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस के लिए चीज़ें नहीं होती हैं हमारे पास, तो आप लोगों को या हमारी जो डेफ टीम है उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता जी है? जी, शुरू में जब शुरू किया गया था ये सिस्टम के डेफ क्रिकेट टीम भी बने, उस वक्त ये चीज़ों की काफ़ी किल्लत थी। अच्छा। तो ये अवेलेबल नहीं थी, इन्हें फ़ंड लेने पड़ते थे, जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि ये स्पेशल पर्सन थे, तो बड़ा कम सपोर्ट किया जा रहा था, या कम से कम हमारे जो पाकिस्तान में है। अगर इंटरनेशनली देखें तो इन्हें सपोर्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड ने टेक ओवर किया, इन्हें फुल अच्छा। मेंबर बनाया। अब जितने भी इनके मामला था क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली हैंडल करता है। अच्छा, प्लेयरों की डेली से लेकर टू उसके जितने खर्चे हैं और ऑफिशियल की फीस है। ओके, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ है। एक फ़ंड, एक मखसूस फ़ंड रखा हुआ है इनके लिए। ठीक है, मतलब पीसीबी ने अब एक मखसूस जो फंड रख दिया हुआ है हाँ इसके जी। लिए कि इनको खुद से इक्विप्ड किया जाए, एम्पावर किया जाए, तो हाँ बड़ी जी। अच्छी चीज़ है ये। नदीम साहब, हमारी वक्त की शॉर्टेज है, वरना और भी हम इसके ऊपर बात करते, मज़ीद डिटेल में भी जाते कि किस तरह की चीज़ें होती हैं जो इनको सफ़र करनी पड़ती हैं, लेकिन अभी जो हमने बात की है नदीम ज़फ़र के साथ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हमारे टीम हमारे शो का हिस्सा बने। और जनाब, आज जो दिन है उस हवाले से अब बात करनी है हमने, क्योंकि आज यौम वफ़ात है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, और 87वीं बरसी है जो कि आज मनाई जा रही है, जिसके मनाज़र भी पहले आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे। तो आज हमने उसके ऊपर ही बात करनी है, क्योंकि फ़लसफ़ा इकबाल जो है वो आज भी नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए बहुत ही मौजू तरीन है, और इकबाल की शायरी जो है वो हर दौर के नौजवान के लिए बेहतरीन असासा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि नौजवान नस्ल है वो क्या सीख सकती है इकबाल की शायरी से, इकबाल की खुदी से। इस पर हमने बात करनी है। अहमद हमाद साहब, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप देख रहे होते हैं हमारे सेगमेंट में किताबों के हवाले से बता रहे होते हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हमाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्रिया आपका। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमने आपको वहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आज हमने इकबाल के हवाले से बात करनी है। यौम वफ़ात मनाया जा रहा है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, तो खुदी के फ़लसफ़े से आशना होना, क्या लगता है प्रोफेसर साहब आपको आज के नौजवान के लिए कितना ज़रूरी होता जा रहा है? जैसे जैसे ये मटेरियलिज्म हमारे हवास पे छा रही है, हम सब एक रेस में लगे हुए हैं कि हमारे पास धन दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तो ऐसे में जो अखलाकियात है ना, एथिक्स, वो कहीं रुखसत हो जाती है। इंसान फिर वैशी हो के दौलत
पर झपटने की कोशिश करता है, ज़्यादा माल इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो इस पे भी जितने भी दुनिया के अजीम लोग हैं, पुराने फ़लसफ़ी हों, पुराने सूफ़ी हों, नए फ़लसफ़ी हों, वो हमेशा जानवरों के और परिंदों की मिसाल देते हैं कि देखें कभी आपने किसी परिंदे को देखा है कि जब उसका पोर्ट भर जाता है तो उसने उसके बाद कोई बचा के भी रखा हो, वो बैंक बैलेंस उसका, कोई सेविंग कुछ भी हो, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और सुबह सवेरे खाली पोर्ट निकलते हैं और रात को भरे होते हैं उनके। तो इसी तरह इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए और यही खुदी का दरस है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे साथ हमारे निज़ाम तालीम ने एक जो गड़बड़ की है वो ये कि फ़ारसी बीच में से निकाल दी। हालांकि इकबाल की पहली किताब थी ही फ़ारसी में, हाँ। और जो खुदी जैसे आपने आगाज़ फरमाया, असरार खुदी पढ़े बगैर खुदी की कैसे समझ आ सकती है अल्लामा इकबाल की खुदी की, कि उनका क्या तसव्वुर था। इकबाल खुद कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ खुदी था इसके मानी कुछ और थे पहले, अच्छा, तो मैंने किसी और अंदाज में इसको भरता है। इसका मतलब मनफी जो है ना, नेगेटिव जो होती है, ईगोइस्टिक अप्रोच आपकी, अच्छा। आप ईगोइस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं वो नहीं है, मेरा और मकसद है। अच्छा। तो वो फिर इस किताब को पढ़ने से ही पता चलता है। तो मैं यही सोच रहा था कि हम चूंकि किताबों पे बात करते हैं, जी, जी। आज हम असरार खुदी पे बात करेंगे इस बहाने से। इकबाल के पूरा क्या इकबाल के अम्ब्रेला तले उनकी किताब असरार खुदी, उस पर बात करेंगे। हाँ, क्या मिलता है हमें वो किताब के अंदर, और किस तरह जो बच्चे हैं वो इससे आशना हो सकते हैं, खुदी को पहचान सकते हैं। कहते हैं ना कि खुदी को पहचानो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है खुदी जिसको हम पहचान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही जो चंद एक सवालात थे जो मुझे भी असरार खुदी किताब के करीब ले गए। अच्छा। मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, हम इकबाल का मुख्तलिफ उर्दू कलाम पढ़ते रहते हैं, हम अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने मज़ामीन में इस्तेमाल करते हैं, बातों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में समझने की कोशिश नहीं करते कि इकबाल ने खुदी को जब इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसके बाद उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। तो असरार खुदी इकबाल की पहली शाया होने वाली 1915 में शाया हुई है। ये जहन में रहे कि बांगे दरा किसी भी उर्दू से भी पहले इकबाल की जो किताब छपी थी वो यही थी। और इकबाल ने फिर इसका आगे रमूज़े बेखुदी भी किताब लिखी। तो बाद में ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ के इकट्ठा अब शाया कर दिया जाता है, लेकिन हम असरार खुदी तक महदूद रहते हैं। इसमें जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि असल क्या है खुदी की, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल अपने आप को पहचान लेना, खुद को पहचान लेना कि खुदा ने आपको कैसे पैदा फरमाया। आप दुनिया में आते हैं तो अरबों लोग हैं इस दुनिया में, तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी का मकसद भी वही हो जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि रिडंडेंसी हो, कॉपी हो, रिपीटिशन हो, ये नामुमकिन है उसके निज़ाम में। हर चीज़ मुख्तलिफ है, फूल की हर पत्ती का डिज़ाइन मुख्तलिफ है, तो हर इंसान भी मुख्तलिफ है। तो अपने आप को पहचानना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर आपको मज़ीद आपको बता देते हैं कि खुद ही जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर आपने इस पे फर्म रहना है। इसको फर्म करने के लिए, इस्तेकाम के लिए मोहब्बत, इश्क, जो इश्क इलाही, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सेकंड फेज़ में असरार खुदी में उन्होंने दूसरी बात, अहम तरीन बात ये की है। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि एक ये है बात जो आपका सवाल है कि आज का नौजवान क्या सीख सकता है। उन्होंने फरमाया कि खुदी जिस चीज़ से कमज़ोर होती है वो है भीख मांगना, गदागरी, सवाल करना, उससे ज़ईफ़ हो जाती है। उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत, आपको भी पसंद आएगी वो मिसाल, उन्होंने कहा कि कभी बुलबुला, बबल देखा है जो समंदर पे होता है। बबल एक बाउल की शक्ल में, प्याले की सूरत में होता है, लेकिन वो सीधा नहीं उल्टा पड़ा होता है। वो ऐसा दरवेश और कलंदर है कि नीचे समंदर ठाठे मार रहा है, लेकिन उसने पानी का एक कतरा उससे नहीं मांगा, वो अपना प्याला उल्टा करके बैठा हुआ। कहता है इस तरह आपने अपनी खुदी को मुस्तहकम करना है। अगर सवाल करने से गुरेज करें, लोगों की तरफ ना देखें, तवक्कुल करें जो अल्लाह ने आपको दिया है, मेहनत करें अपने लिए। लोगों की जेब पे नज़र रखना, लोगों के माल पे नज़र रखना, ये सब चीज़ें खुदी की ज़ोफ़, उसकी कमज़ोरी का बायस बनती हैं। तो ये देखें ना कैसा हमारे आपके सबके नौजवानों के लिए और हम बुज़ुर्गों के लिए भी सीखने की कितनी इसमें बात है कि अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि जो आपके पास है उसी में रहने की आदत डालें। और वो अल्लामा इकबाल ने वो कहा कि जहाँ में नाने शायर पर है मदार कुव्वत हैदरी, के मौला अली का जो ज़ोर बाजू था वो एक जौ की रोटी खाते थे बस। जी बिल्कुल। उससे अल्लाह ताला ने, उन्होंने जब शेर खुदा और उसका यदुल्लाह जो है ना, अल्लाह ताला का हाथ, वो बन गए हुए थे। तो ये इकबाल ने कहा कि आपने सवाल नहीं करना। फिर आगे फर्दर इन्होंने बताया कि 3 मराहिल हैं जिससे खुद ही गुजरेगी तो ये ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसके बाद आप तस्खीर कायनात कर सकेंगे। और इवेंचुअली कहते हैं कि ये जो वक्त है, टाइम,
ये आपके हाथ में तलवार बन जाएगा। अच्छा। ये आपके हाथ में वैसी तलवार बनेगा जैसे सैफुल्लाह के हाथ में तलवार बन के ये वक्त ही आया था। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा था जी, जिसने जी, समंदर फाड़ दिया था, वो असा नहीं था, वो टाइम था। और मौला अली जिन्होंने खैबर का जो उखाड़ दरवाजा दिया, था। वो जो कुव्वत थी वो उनके हाथ में वक्त था। और वक्त जो है वो कहते हैं कि गुलाम के लिए जो वक्त होता है ना, वो होता है सुबह शाम, वो काउंट करता रहता है इतनी सही, जिंदगी के इतने दिन ठीक रह गए। है। लेकिन आजाद बंदे के हाथ में तलवार होता क्या है, जैसे बात मौला है। अली, जैसे मूसा बेशक, अलैहिस्सलाम, बेशक, और इस तरह है। बेशक। मैं यही कहना चाह रही थी कि आज के फिर जो नौजवान हैं हमारे, या खासतौर पर जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, उनको इस तरफ कैसे गामजन किया जा सकता है? एक तो मुझे ये लगता है कि इस सिलेबस में होना चाहिए ये बिल्कुल होना चाहिए। देखें, एक तो ये कि असरार खुद ही एक मसनवी है। हाँ जी। मसनवी का जो स्टाइल है वो होता ही है कि आसान तरीन ज़बान में, बिल्कुल। छोटी बहर में छोटी, हाँ। नज़म कहते चले जाते जी। हैं। इसमें मेरे ख्याल है असातिज़ा का ये बुनियादी किरदार है कि किरदार। आप ये यहीं से बात शुरू करें कि देखिए ये कोई मुश्किल बहर नहीं है। बेशक। ये शायरी के कमालात जो हैं वो क्राफ्ट के कमालात नहीं है, ख्यालात की बुलंदी ज़रूर है। इकबाल की मसनवी हो या मसनवी मौलाना रूम हो या कोई भी मसनवी, सहरुल बयान या मसनवियाँ, तो इकबाल की उर्दू मसनवी साकी नामा इतनी प्यारी छोटी सी है, वहाँ से शुरू कर लें। अच्छा। तो ये मतलब ये असातिज़ा का, पेरेंट्स का काम है। मेरे घर में, मैं अभी जब आपके पास आपके प्रोग्राम से पहले अच्छा। जो किताब उठा के मैं पढ़ रहा था मुनीबा, वो किताब सफ़ा सफ़ा होके अलग हो चुकी है। वो कोई 1950s 60s में किसी बुजुर्ग ने खरीदी थी, मेरे अच्छा, परदादा ने। अच्छा। उनको गिफ्ट मिली, उसके बाद दादा अबू के पास आई, फिर वालिद साहब के पास आई। अच्छा। वो उसी तरह जिल्द में, मैंने उसको जिल्द भी नहीं कराया, ओह वो माय मुझे वैसे ही वाह अच्छी जी लगती वाह, है। क्या बात और है। एक एक सफ़ा उसका उखड़ा हुआ है, क्या तो मैंने बात है। रखी हुई है अपने पास। तो देखिए ना, अगर आपके पास हो, आपके बच्चों के पास आगे ट्रांसफ़र हो, तो ये लिगेसी मुमकिन नहीं है कि आगे ट्रांसफ़र ना हो, ये होती है ट्रांसफ़र। तो मेरा ख्याल है कि एज पेरेंट्स भी आपको खुद से इस तरफ आना चाहिए। इतनी इतनी बाकमाल बातें उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप इताअत करेंगे अल्लाह ताला के अहकामात की, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने ऊँट की मिसाल दी अच्छा। कि 3 मराहिल हैं खुदी के, ठीक है। इताअत है, और उसके बाद ज़ब्त नफ्स है, और फिर नियाबत इलाही। अल्लाह ताला के नाइब बनने के लिए, अल्लाह का खलीफा बनने के लिए आपको सबसे पहले उसके अहकाम की वो करनी पड़ेगी इताअत, उसके बाद अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने वो खुदी का सिर्र नेहा, ला इलाहा, खुदी और सिर असरार से, तो ला इलाहा में पोशीदा है सारी खुदी। यही इकबाल वो का जब आप ढूंढने जाते हैं खुद ही, तो आपको मिल ही जाती है, बस बिल्कुल। आपको ढूंढना है उसको। आप किस तरह ढूंढते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। मेरा ढूंढने का स्टाइल और होगा, आपका ढूंढने का स्टाइल और होगा, प्रोफेसर साहब का ढूंढने का स्टाइल और होगा। बस वही आपने ढूंढना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। तो वक्त की शॉर्टेज है, वरना हमने इसको और भी ज़्यादा लेकर चलना था और खुद ही के बारे में और जानने की कोशिश करनी थी। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसीकी के हवाले से। तो आज एक ऐसे रैपर हमारे साथ मौजूद हैं, यंग हैं और पाकिस्तान की पहली कह लें कि वुमेन रैपर हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है। उभरती नौजवान सिंगर हैं, ऐश रोहान है, जो कि जागो लाहौर की मेहमान बनी है। ऐश रोहान ने कम अरसे में ही गुलकारी के मैदान में अपना नाम भी बना लिया है और उनकी 2 एल्बम्स भी रिलीज़ हो चुकी हैं। इसके अलावा साल 2024 और 25 में लक्स स्टाइल अवार्ड में बतौर सिंगर भी उनकी नामजदगी हुई है, नॉमिनेट हुई हैं। तो क्या ही बात है, इतनी छोटी उम्र में इतने एजाज़ जो है ना उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो आपसे मुलाकात कराते हैं ऐश की। ऐश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ऐश, इतनी छोटी सी उम्र में रैपर भी बन गई हैं, फिर माशाल्लाह नॉमिनेशन में भी आ गई हैं आप लक्स स्टाइल अवार्ड की। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। 2 एल्बम्स भी आप रिलीज कर चुकी हैं, वाह जी वाह। और रिसेंटली 3rd एल्बम है जिसका पहला गाना अभी 10 दिन हुए रिलीज। वाह वाह वाह, क्या बात है। 3rd एल्बम भी रिलीज मतलब स्टार्ट हो गया पहला गाना, अब बाकी 9 सॉन्ग्स है उसके अंदर, तो वो भी रिलीज होने वाले हैं। अच्छा, तो कैसे शौक आया आपको सिंगिंग का? मुझे शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था। लेकिन जब मैंने माइकल जैक्सन को देखा तो उनकी डेथ पे मैंने देखा कितना मतलब यू नो लोग बहुत पसंद करते थे। तो जो चार्म था, जो लोग दुख था जो लोगों को, तो फिर बस मुझे उसको देख के थोड़ा ज़्यादा पैशन मेरा ये समझ लें कि मैंने सोचा कि नहीं मुझे भी सिंगर बनना है। फिर मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मुझे करना है। नहीं तो सिंगिंग में ये रैपिंग का जो जॉनरा आपने लिया, ये कैसे आपको लगा कि मुझे इस साइड पर जाना चाहिए, रैपर बनना चाहिए? क्योंकि इन 2015 देयर वाज नो फीमेल रैपर इन पाकिस्तान। ओके। अब निकी मिनाज को मैं बहुत सुनती थी, कार्डी बी को, निकी मिनाज को बहुत ज़्यादा सुनती थी शौक से। तो लेकिन पाकिस्तान में कोई फीमेल रैपर ही नहीं थी। तो मैंने कहा यार मैं स्टार्ट लेती हूँ, अगर कोई नहीं कुछ यूनिक करते हैं ताकि मज़ा आए, गेम थोड़ी जमनी चाहिए।
क्या बात है। तो फिर मेरे ख्याल से बातें थोड़ी सी कम करनी चाहिए। ऐश हमारे साथ मौजूद है तो उनसे कुछ सुन लेते हैं। उनका ट्रैक है जो कि हम ऐश से सुनने जा रहे हैं, तो फिर आइए ऐश से जो है ना उनका गाना सुनते हैं। वीक हुआ है, ये अच्छा, release 1 वीक हुआ है, जी, ये है। जी। तो इसके अलावा और भी आ रहे हैं ट्रैक्स? बिल्कुल आ रहे हैं, जिसमें 9 सॉन्ग्स और हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें एक अच्छा। इंडियन कोलैबोरेशन है, वो वाओ। भी बहुत जल्द रिलीज कर रही हूँ मैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड। और देखते हैं पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। इंशाल्लाह अच्छा चलिए, आएगा। ये तो ऐश हमने आपसे ट्रैक सुन लिया है, हम चाहेंगे कुछ आप हमें लाइव भी कुछ सुना दें। जी जी बिल्कुल, लाइव भी मैं सुनाना चाहूँगी, मैं रैप करना चाहूँगी। हाँ हाँ, live। जरूर जरूर। ये भी मेरा एक गाना है पैशन, ये भी मैंने खुद ही लिखा है। ठीक है। नीयत खराब नहीं मेरी, बस मैं इतनी बात बोलूं, तुझ पे दिल ये हार बैठी हूँ, क्या किस्मत अपनी तोलूं, मिली नज़र है तुझसे कब बैठूं सोचूं मैं ये अब दीवाना मुझको बोले जग सब अच्छा कर रहा है, रब कहाँ छुपा था तू अब तक आ गया है, अब वो वक्त के दिल की बात कर दे लब विद एहतराम और अदब। क्या बात है। ये खुद ही लिखती हैं आप सारे? जी खुद लिखे हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। Thank you। बड़ा अच्छा लगा ऐश आपसे मिलके, और दोबारा से हम ऐश को बुलाएंगे और दोबारा से इन डिटेल में उनसे गुफ्तगू करेंगे। वक्त आज हमारे पास बहुत कम था, तो इसलिए ऐश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।